नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सर ब्रिलियंट कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर एक रोग के अलग अलग से मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। आप अलग अलग रोगों के बारे में जो एग्ज़ाम में आता है वो तो आपको पता ही चलेगा, साथ ही साथ इन रोगों के बारे में आपको ये भी पता चलेगा कि इनको हम कैसे हमारे दैनिक जीवन में रोक सकते हैं, इनके लिए कौन कौन सी दवाई का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इनके उपचार में हमें क्या क्या देसी उपाय है या फिर इनके हम कौन सी टेबलेट सही रह सकता है या इनकी हम रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको अगले लेक्चर मैंने आपको एड्स पढ़ाया था, अभी मैं पूरा का पूरा ये जो वीडियो है वो ला रहा हूँ मलेरिया पर। इसमें से मैंने बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, ताकि आप क्या करो, इसके साथ आपको है ना सुनने के साथ साथ आपको कंटेंट भी मिलता रहे। आप स्क्रीनशॉट लिया करो, अगर मैं इस साइड होता हूँ तो उस साइड का स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर इस साइड होता हूँ तो इस साइड का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके पास क्या रहे, नोट्स भी अच्छे से बन जाए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका पटवारी, एसआई, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 जितने भी ग्रुप वाले एग्ज़ाम हैं, यहाँ तक कि आप पीएससी, यूपीएससी तक के क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। मलेरिया नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होने वाला, बरसात में होने वाला रोग है। अब आपको ये पता होगा कि मलेरिया रोग तो है ना। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि मलेरिया रोग है तो किस प्रकार का रोग है, संक्रामक रोग है कि असंक्रामक रोग है कि आनुवंशिक रोग है। आपको ये भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ मलेरिया किस प्रकार का रोग है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये न तो संक्रामक हमारे किस में आएगा, जो इन्फेक्टेड डिसीज होती है, मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे से छूने से फैलते हैं। तो उनमें संक्रामक रोग में आपको मैं पढ़ाऊंगा बैक्टीरिया से, वायरस से और प्रोटोजोआ से। तो ये जो तीसरे नंबर का है प्रोटोजोआ से ये होता है। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा कि मलेरिया रोग है, मलेरिया एक बीमारी है जो कैसी है, संक्रामक बीमारी है। और किस प्रकार की संक्रामक में भी प्रोटोजोआ द्वारा। तो कुछ बीमारियां प्रोटोजोआ द्वारा होती है, कुछ वायरस द्वारा, कुछ बैक्टीरिया द्वारा, कुछ नेमाटोड और कुछ फंगस द्वारा होती है। उसमें से हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, जिसका नाम क्या है, मलेरिया। ठीक है, अब इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूं मैं कि मलेरिया रोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और किस वैज्ञानिक ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी। देखो ये अगर मैं बात करूं तो सन 1800 की बात करें, मतलब हम सन 18वीं सदी की बात करें तो 18वीं सदी में ये रोग कैसा था, एक भयंकर रोग महामारी के रूप में फैलता था, जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसके मलेरिया के कारण ही मर जाते थे। अभी आप देखते हैं तो मलेरिया के कारण किसी व्यक्ति की इतनी मौत नहीं होती जितने 1900 या फिर हम बाले की सन 18वीं सदी में होता था। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर रोनाल्डो रॉस। यहाँ पर मैंने लिखा है, ये लिखा है सर रोनाल्डो रॉस। इन वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम ये बताया कि मलेरिया मच्छर से नहीं होता, मलेरिया मच्छर की लार में उपस्थित जो प्रोटोजोआ है, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। देखो इन्होंने बताया कि मच्छर के काटने से नहीं होता, मच्छर जब काटता है ना, अभी मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं है ना, मैं आपको फोटो डाल दूंगा यहाँ पर, तो फोटो देखना है यहाँ पर। जब मच्छर काटता है तो मच्छर काटते समय मच्छर की जो क्या रहती है, सुई जैसी एक रहती है ना, तो वो सुई हमारे अंदर घुसाता है और वो घुसाते वक्त क्या करते हैं, वो इतना लालची हो जाता है, जैसे हमें भी किसी चीज़ को खाने देखते से क्या टपकती है, लार टपकती है। तो मच्छर की क्या हो जाती है, खून को, हमारे खून को देख कर क्या हो जाती है, लार टपक जाती है और वो लार हमारे कहाँ मिल जाती है, ब्लड में मिल जाती है। और उसकी लार में उपस्थित होता कौन सा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ये हमारी अगर हम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है कि इसके भी एक संक्रमण की अवस्था होती है, जो अवस्था होती है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस अवस्था होती है तभी हमें जाकर कौन सा होता है, मलेरिया। तो देखो मच्छर का काटना, फिर उसके बाद उसमें क्या होना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और उस प्लाज्मोडियम की स्पोरोजेनेसिस अवस्था होगी तभी हमको क्या होगा, मलेरिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मच्छर की लालच के कारण हमें क्या हो जाता है, मलेरिया। आपने एक डायलॉग तो सुना होगा कि मच्छर ने काटा, ये उसका गुनाह था या हमारा शकुन, हमने उसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसमें हमारा ही खून था। क्यों? क्योंकि मच्छर हमारा ही खून रहते और इसलिए हम उसको क्या करते हैं, मारते नहीं हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसी बातें थी।
तो आपको पता चल गया यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट किस वैज्ञानिक ने खोजा, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा तो सर रोनाल्ड रॉस ने, है ना। कब खोजा, तो यहाँ पर मैंने सन भी रखी है, 1987 में इन्होंने खोजा था। अब क्या खोजा था, इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को खोजा था इन्होंने, और इसकी अवस्था भी इन्होंने बताई, कौन सी, स्पोरोजेनेसिस अवस्था। देखो ये मैंने यहाँ लिखा है। तो सर्वप्रथम हमें पूछा एक क्वेश्चन हो जाता है कि जो मच्छर तो काटता है पर कौन सा मच्छर, तो इसमें होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। देखो अब याद रखना, हमेशा बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि डेंगू भी किससे काटने से होता है, मच्छर के काटने से, और मलेरिया भी किससे काटने होता है, मच्छर के काटने से ही होता है। पर वो जो रहते हैं डेंगू वाले, वो शाही मच्छर रहते हैं, वो केवल शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच में ही काटते हैं, और वो स्वच्छ पानी पर ये जो मच्छर रहते हैं मलेरिया वाले, ये गंदे पानी पे रहते हैं। दिन में मौका मिले तो दिन में काट लेंगे, रात में मौका मिला तो रात में, बस उनको काटने का मौका मिलना चाहिए। तो ये मच्छर का नाम यहाँ पर क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर। क्यों, क्योंकि नर के पास क्या रहते हैं, मुखांग नहीं हो, तो काटती कौन है, मादा ही काटती है। नर के पास, बेचारे के पास क्या रहता है, मुखांग नहीं होते, इसलिए वो नहीं काट पाता। अब मैंने डेंगू, तो डेंगू में क्या होती है, मादा एजीपटाई। तो याद रखना ये मादा एनाफिलीज है मलेरिया वाली, और मादा एजीपटाई किसकी है, डेंगू की। ठीक है, तो आप दोनों में अंतर रखना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इसकी स्पोरोजेनेसिस अवस्था में होगा तभी हमें मलेरिया होगा। अब अगला पॉइंट यहाँ मैंने बताया गया कि हम अगर देखते हैं, हम क्या बात करते हैं कि मलेरिया मलेरिया मलेरिया, पर मलेरिया भी 3 टाइप का होता है ना। वो अगर हम देखें नहीं जाएं, है ना, तो ये 5 टाइप का होता है। देखो 1-2 जो टाइप का होता है, जो लास्ट वाले में यहाँ बताऊंगा आपको, वो हमारे भारत में नहीं होते, है ना। जो प्राइमरी, जो पहले वाले रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक रहते हैं और वहीं पर होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो 5 प्रकार के होते हैं, है ना, पर जनरली हम 2 ही प्रकार के जो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। देखो यहाँ पर मेरा रहेगा, ये पी का मतलब है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम ये पहले प्रकार का है। दूसरे प्रकार के प्लाज्मोडियम विवेक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओविल, और तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, और 5वां है प्लाज्मोडियम नोवेली। ये 5 प्रकार के होते हैं, फिलरिस, विवेक्स, है ना, और क्या से हैं, मलेरिया और ओविल, और एक क्या है लास्ट में हमारा नोवेली। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, मलेरिया होते हैं। अब मैं इनको 5 प्रकार के आपको डीप में बताऊंगा, तो आप लक्षणों के आधार पर तय करना कि आपको कौन सा मलेरिया हुआ है और कौन सा मलेरिया कितना घातक है ना। ऐसा नहीं कि आपको मान लो प्लाज्मोडियम ओवेली होगा, उसके संक्रमण कम रहते हैं, पर आप उसके चक्कर में रहे और आपको प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम हो गया, तो आप क्या हो गया, मलेरिया की नॉर्मल से दवाइयों का यूज़ करते करते, है ना, आपको गंभीर मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इनके बारे में एक के बारे में यहाँ से डिटेल से, अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास कंटेंट बना रहे। अब हम एक पे आते हैं, जो 5 प्रकार में से पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। क्या है पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। देखो इस रोग के बारे में तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है, यह क्या होता है, इसमें जो रोगी रहता है, रोगी मतलब जिसको मलेरिया हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, एकदम बेसुध, मतलब उनको जो मलेरिया रोग होता है उसके कारण वो आदमी एकदम बेसुध का मतलब क्या होता है, अपनी सूध में नहीं रहता, बेहोश तरीके से, और उस बेहोशी की हालत में वो क्या करता है, बड़बड़ाता रहता है। जैसे कभी कभी हम रात में बड़बड़ाते हैं ना, वैसे ही स्वयं टू स्वयं इस प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से ग्रसित व्यक्ति क्या करता है, रात में अपने आप, मतलब दिन में ही अगर उसको रोग हुआ तो वो बड़बड़ाता रहता है और बेसुध रहता है, उसको कोई सूध नहीं रहती। ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ कहा कि ऐसा होता है, वो है ना एकदम बेसुध हो जाता है, उसे अपना ध्यान नहीं रहता। अब देखो इसके लक्षण मतलब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो देखो हमने क्या है, इसको बहुत ठंड लगने लग जाती, मतलब एकदम उसे ठंड लगती है, और ठंड लगेगी तो क्या करेगा, कांपेगा, और ठंड लगने के साथ साथ उसको सिर दर्द भी होता है ना। देखो एक तो ठंड की लगने के साथ साथ उसको सिर दर्द होना और हल्का सा बुखार होना, ये किसके लक्षण है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के, मतलब ठंड के साथ हल्का सा बुखार और सिर दर्द भी होना। अब देखो इसमें क्या होती है, लगातार उल्टियाँ होती है। देखो एक तो बुखार है ना, ठंड लग के बुखार आ रही, सिर दर्द लग और उल्टियाँ होने के कारण कभी कभी इससे क्या होती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। मतलब आपने सोचा होगा कि मलेरिया से मृत्यु नहीं होती, पर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम क्या थोड़ा घातक है। अगर आपने समय पर इसका इलाज नहीं करवाया तो आपको क्या हो जाएगी, आपकी मृत्यु भी हो सकती है।
क्यों? क्योंकि ठंड के साथ साथ बुखार तो आता ही है, और अगर उल्टी भी आपको लग गई, सिर दर्द भी होगा, तो अगर उल्टियाँ होती तो हमारे शरीर में क्या होता है, पूरा खाली हो जाता है, एनर्जी नहीं बचती, जिसके कारण क्या होती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखो ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, पहला लक्षण आदमी बेहोश हो जाता है ना, उसको क्या होता है, हल्का सा बुखार होता है और ठंड लेके बुखार आता है, और उल्टियाँ होने के कारण उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ये पहला टाइप का है, इसमें लक्षण और उसके देख लेना, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, जिसका नाम है पी का मतलब है प्लाज्मोडियम, है ना, क्योंकि इसका मैंने लिख रखा है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम विवेक्स, है ना, इसका नाम ही है प्लाज्मोडियम विवेक्स। ये क्या है, प्लाज्मोडियम का एक ना प्रकार है। देखो ये प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है, यह उन मच्छरों से होता है जो क्या करते हैं, दिन के समय काटते हैं, है ना, जो दिन में हमें मच्छर काटते रहते हैं ना, उनसे कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स। और ये भी क्या है, ये भी खतरनाक है ना, ये दोनों ही खतरनाक है, बाकी तो सब नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। तो देखो जो दिन के समय हमें क्या काटते हैं, मच्छर काटते हैं, उनसे कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, है ना। इसके लिए ये जो टाइप देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप क्या करना अच्छे से, ऐसा मैंने जो डाइट करा है उससे, ये विनाइलर टर्मिनियन होता है ना, यहाँ पे क्या है, ये विनाइलर टर्सियन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इस है ना विनाइल टर्सियन का मतलब होता है कि इसमें जो बुखार आएगा आपको वो रेगुलर नहीं, जैसे आज बुखार रहा मुझे, है ना, फिर 1 2 3 छोड़ के, मतलब 48 घंटे बाद छोड़कर फिर मुझे बुखार आएगा, मतलब आज बुखार आया, कल बुखार नहीं रहा, फिर उसके बाद परसों बुखार आ गया, मतलब ये कैसा होता है ना, विनाइल टर्सियन होता है। मतलब ये क्या होता है, 1 2 दिन छोड़कर बुखार आता है, समझे, है ना। तो मलेरिया की विशेषता ही है, आपको देखो टाइफाइड, है ना, मलेरिया और किसमें, डेंगू में अंतर पता होना चाहिए। टाइफाइड में भी बुखार आता है, डेंगू में भी बुखार आता है, मलेरिया में, पर टाइफाइड में बुखार आए और लगातार रहे, हल्का बुखार रहे और हाथ गलने पर क्या है, स्मेल आ जाए, तो वो टाइफाइड होता है। पर डेंगू में क्या होता है, डेंगू में बुखार तो होता है पर हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और क्या होता है, ऐसा दर्द होता है जैसे कि हड्डियाँ टूट गई, तो हम उस समय समझते हैं क्या हो जाएगी, डेंगू हो गया। पर अगर ठंड लेके बुखार आए और साथ साथ कपकपी के साथ आए, या 1 2 दिन छोड़कर बुखार आए, तो समझ जाए वो कौन सा है, मलेरिया है, ठीक है। तो अब आगे इसमें देखना, इसमें लक्षण और होते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि बुखार आता है, कितने दिन में आता है, 1 2 दिन छेड़कर, मतलब 48 घंटे बाद। अब इसमें आगे देखना कि इसमें आपकी कमर भी दर्द करेगा, सिर भी दर्द करेगा। देखो बुखार के कारण, उस कपकपी के कारण क्या हो जाता है, आपका सिर दर्द करने लग जाता है, कमर दर्द करने लग जाती है, हाथ पैर भी दर्द करने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने कमर दर्द करता है, सिर दर्द करता है, हाथ पैर दर्द करता है, और आपको बुखार आ गया, कमर दर्द कर रही है, हाथ पैर दर्द करे, तो आप क्या कहोगे, भूख नहीं लगने, मतलब खाना नहीं पाओगे। इसलिए क्या होता है, जब बीमार होते हैं तो आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, ऐसे तो कभी खिलाते नहीं है ना, एप्पल जब बीमार हो जाते हैं तो उनको पता है कि तुम खाओगे नहीं, इसलिए क्या करते हैं, जब खाते नहीं उस समय रिश्तेदार अपने लिए क्या लाते हैं, एप्पल लाते हैं, है ना। तो उनको पता रहता है कि बीमार है तो इसको क्या होगा, भूख तो लगेगी नहीं, है ना, पैसे बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगला चलते हैं हम, है ना, ये प्लाज्मोडियम, है ना, ओवेल है, ये भी अगला टाइप है ना, प्लाज्मोडियम। ये क्या रहता है, इन दोनों से क्या रहता है, कम संक्रामक रहता है, मतलब प्लाज्मोडियम ओवेल होता है तो हल्का सा बुखार आता है, ठंड लेके बुखार आता है ना। अब थोड़ी मोटी गोलियां ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है ना, क्लोरोक्विनीन का भी यूज़ कर लो तो, है ना, और एंटीबायोटिक्स का या फिर पैरासीटामोल का यूज़ करके आपका बुखार ठीक हो जाएगा। इतना ज़्यादा ये ऑयल इतना ज़्यादा क्या रहता है, नुकसान नहीं देता, पर ये दोनों खतरनाक हैं, ठीक है। अब देखना अगला वाला प्लाज्मोडियम मलेरी, ये भी क्या है, एक प्रकार ही है मलेरिया का। अब देखो इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम, इसमें क्या रहता है, देखो ये भी कम घातक होता है, पर ये यहाँ पर ये याद रखना है, ये यहाँ पर ये पॉइंट को आप, है ना, नोट करना अच्छे से। बेनाइल मलेरिया होता है, मतलब बेनाइल मलेरिया का मतलब ये बुखार तो आता है इसमें, पर कैसा आता है, 4-5 दिन छोड़कर, मतलब 4-5 दिन के बाद आपने ऐसा लगा कि आज बुखार होगा, पैरासीटामोल खा लिया, एंटीबायोटिक खा ली, चलो ठीक होगा, फिर आपको ये बुखार 4-5 दिन बाद और आएगा, इसलिए कैसा है, बेनाइल मलेरिया। बेनाइल का मतलब होता है कि ये 4-5 दिन बाद वापस से हो जाता है ना। तो इसलिए हमें सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो इसके लक्षण होते हैं कि हमारे शरीर से क्या होता है, प्रोटीन निकलने लग जाता है ना। इसके लक्षण क्या हो, हमारे शरीर से प्रोटीन का निकलने लग जाता है, किसके कारण, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण। और प्रोटीन हमारे शरीर के निकलने के कारण हमारे जो अंदर के अंग होते हैं उनमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है ना। तो थोड़े हाथ पाँव कैसे दिखाई देते हैं, सूजे हुए दिखाई देते हैं। वो किसका
लक्षण है प्लाज्मोडियम ऑयल का। ठीक है, तो इसमें याद रखना ये कैसा है, मतलब 4 दिन में बेनाइल मलेरिया है, मतलब 4 दिन बाद होगा। और इसका क्या है कि शरीर में प्रोटीन निकलने के कारण मैंने दिखा यहाँ पर शरीर में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है ना। ठीक है, अब अगले हम चलते हैं, समझ में आ गया ना। ये अगला वाला यहाँ पर है प्लाज्मोडियम है ना नोवेलिस। प्लाज्मोडियम नोवेलिस ये भी हमारे भारत में नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, कम होता है। ये जो आपने देखा है पर ये दक्षिण पूर्व एशिया में होता है, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया है ना। दक्षिण पूर्व एशिया आप समझते होंगे कि जो हमारे दक्षिण, मतलब दक्षिण का मतलब नीचे और पूर्व का मतलब साइड में। तो जैसे ये हो गया चाइना हो गया है ना, फिलीपींस तो हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। भारत भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये पर वहाँ पर होता है, मतलब भारत में इतना ज़्यादा प्रभावित, भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है प्रभावित करने वाला वो होता है प्लाज्मोडियम फैलेसिफोरम। ठीक है, यही भारत में ज़्यादा होता है। अब देखो इसमें भी आप लक्षण देखते हो, ये किस प्रकार का मलेरिया है, प्राइमेट मलेरिया। देखो यहाँ पर ये कैसा था, बेनाइल मलेरिया था, ये है ना, ये कैसा है प्राइमेट मलेरिया। प्राइमेट मलेरिया का मतलब ये भी कैसा होता है, 1-2 दिन छोड़कर ही बुखार आता है, लगातार नहीं आता। अब इसके लक्षण देखो, देखो इसमें ठंड के साथ साथ क्या होगा, बुखार आएगा, फिर सिर दर्द करेगा, भूख नहीं लगना, मतलब वही नॉर्मल से सिम्टम्स है, ठंड लेके बुखार आना, 1-2 दिन छोड़कर बुखार आना, भूख नहीं लगना। तो ये सब किसके लक्षण हैं, मलेरिया के हैं, है ना। तो आप सिंपल समय देख, ठंड लेके बुखार आए है ना, या फिर 1-2 दिन छोड़कर बुखार आए, सिर दर्द करे, हाथ पांव दर्द करे, या फिर आपको भूख न लगने की समस्या हो, तो समझ जाना कि ये कौन सा है, मलेरिया के लक्षण हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ और इसका इलाज अच्छे से करवाओ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब है ना उपचार या ट्रीटमेंट, या हम आप बोल दे तो इलाज। देखो सर्वप्रथम इसका कोई अगर हम ऐसा देखो तो स्पेशल इसकी है ना दवाइयों को यूज़ नहीं करते। ये होता है एक वृक्ष होता है ना, एक वृक्ष मतलब पेड़ होता है जो जिसका नाम है सिंकोना। सिंकोना वृक्ष होता है ना। मैं आपको इसकी फोटो भी डाल दूंगा, अब देख लेना है ना, इधर साइड में डाल दूंगा सिंकोना वृक्ष कैसा होता है। देखो ये जो सिंकोना वृक्ष होता है इसकी छाल है ना, इसकी छाल से सिंकोना वृक्ष की क्या कर लेते हैं, छाल निकाल लेते हैं, और उस छाल से ऐसी छोटी छोटी क्या करते हैं, गोलियां बना लेते हैं। और उनकी छाल से जो गोलियां बना लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्यूनेन। इनसे क्या बना, कौन सी टेबलेट बनाई जाती है, क्यूनेन दवा है ना। कौन सी बनाई जाती है, क्यूनेन। ठीक है, क्यूनेन दवा इससे बना ली जाती है। और इस ही क्यूनेन में क्या रहता है, इसको हम क्या करते हैं, देखो ये सिंकोना वृक्ष से जो छाल प्राप्त हुई उसे हमने क्यूनेन बोला, और ये मार्केट में इस नाम से नहीं मिलती है ना। ये तो हमारा क्या हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया। ये मार्केट में इस नाम से मिलती है। अगर मान लो आपको मेडिकल पे जाना हो, आपको ऐसे लक्षण लग रहे हैं है ना, ठंड के साथ बुखार आएगा, तो आपको ये मार्केट में क्यूनेन के नाम से नहीं मिलेगी, ये मिलेगी क्लोरोक्यूनेन है ना, क्लोरोक्यूनिन के नाम से मिलेगी। ठीक है, किसके नाम से मिलेगी, क्लोरोक्यूनिन। तो आप है ना कहाँ किसी मेडिकल में जाओ तो आपको क्लोरोक्यूनिन के नाम से दवाइयाँ मिल जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पर ये कुछ दवाएं जिसे क्लोरोक्यूनिन लिखा है यहाँ पर है ना, एक होता है एमिडोक्यूनिन है ना, यहाँ पर देखो इधर लिख देता हूँ, हाँ दिखोगे नहीं, एमिडी या क्यून है ना। ये देखो ये जो क्लोरोक्यून है, एमिडाक्यून है, ये क्या होता है, ये दोनों टेबलेट किसके रूप में काम आते हैं, मलेरिया के इलाज में काम आते हैं। पर अभी क्या है, ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटो जो है इसके प्रति क्या हो गया, प्रतिरोधी हो गया है ना। क्या हो गया, इसमें रेजिस्टेंट पावर आ गया, रेजिस्टेंट पावर आ गया, उसमें क्या आ गया, रजिस्टर। मतलब अब इन दवाइयों का प्रभाव क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम पर कम पड़ने लग गया। इसलिए अब क्या हो गया, मार्केट में नई नई इंग्लिश दवाइयाँ आ गई हैं, मतलब इंग्लिश दवाइयों का भी हम सेवन कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, पेरिक्यून है ना यहाँ पर, और हाइड्रोक्लोरोक्यूनिन, ये जो टेबलेट है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा है ना, इंग्लिश दवाइयाँ। इन दवाइयों का भी अभी ज़्यादातर एकदम प्रचलित चल रहा है ना, इन इंग्लिश दवाइयों का। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश दवाइयाँ, ठीक है, आपको अच्छे से दिख जाएगा, नीचे थोड़ा कम नहीं दिखेगा। तो देखो ये है पेरमा क्यून है ना, ये दवाई का नाम है पेरा है ना, प्रिमाकोन अगली है
हाइड्रोक्लोरोक्विन, है ना। तो अभी जो इंग्लिश में जो मार्केट में दवाइयाँ चल रही है ये तो क्या हो गई, पुरानी हो गई, अब इतना प्रभावी नहीं है। अब आप इस प्रीमाक्विन और हाइड्रोक्विन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दवाइयों का उपयोग करने से आपको क्या हो जाएगा, मलेरिया में कुछ तो राहत मिलेगी। अब देखो ये तो दवाइयाँ हैं, पर क्या करते हैं अफ्रीका में, कहाँ पर, अफ्रीका में क्या कर रहे हैं यूरोपियन देश, जो क्या कर रहे हैं एक वैक्सीन बना रहे हैं। क्या बनाई उन्होंने, वैक्सीन बनाई है। वैक्सीन मतलब हम देसी भाषा में बोले तो टीका, है ना। क्या बनाया है, टीका। इस टीके से क्या कर रहे हैं, अब देखो पहले क्या था, मलेरिया का टीका नहीं था, पर 2019 के बाद इन्होंने क्या बनाया, एक टीका बनाया। इस टीका का नाम देखना ARS-S और AS01 इसका नाम है ना। क्या नाम है इसका, ARS-S AS01। ये क्या है, ये टीका है, वैक्सीन है, उसका नाम है। और ये मार्केट में मस्क्यूटोक्विन के नाम से मिलता है। तो बताओ इसकी वैक्सीन कैसे मिलती है ना। ये वैक्सीन कैसे मिलती है, ARS आप बोलोगे या तो ये इसका क्या है, ये साइंटिफिक नेम है। इस नाम से तुमको दवाइयाँ या टीका इसका नहीं मिलेगा, मतलब इंजेक्शन। ये मस्क्यूटोक्विन है ना, मस्क्यूटोक्विन के नाम से ये आपको क्या मिलेगा, टीका। तो अभी देखो हमारे भारत में तो नहीं हुआ, ये 2023 तक हमारे भारत में भी क्या आ जाएगा, मलेरिया का टीका आ जाएगा। तो जिस प्रकार आपने देखा कि कोरोना वायरस का भी टीका आ गया है, वैसे किसका आ जाएगा, मलेरिया का भी टीका आ जाएगा। तो अभी ये कहाँ पर, अफ्रीका देशों में, जो अफ्रीकन देश है जैसे है ना सूडान है, नाइजीरिया है ना, युगांडा है, रवांडा है, इनमें क्या चल रहा है, ये बहुत गरीब देश है, इनमें क्या करते हैं, प्रयोग करा करते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो जाए, अगर एक आदमी, एक तो पहले से ही वहाँ पर गरीबी है, लोगों को खाना मिलता नहीं है ना, वह क्या करते हैं हड्डियाँ खाते रहते हैं ना, जानवरों की हड्डियाँ उनको खाते हैं, मिट्टियाँ खाते, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते। तो उनमें से अगर उनका कोई टीका का प्रयोग करे, एक आधा मर भी गया तो है ना, उनको क्या पड़ता है, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको पता है कि भारत कैसा है, एक है ना स्वतंत्र देश है, यहाँ पर सबको बोलने की आज़ादी है। अगर यहाँ पर किसी मलेरिया वैक्सीन का प्रयोग चला और एक आधा आदमी निपट गया तो पूरे भारत में है ना, या फिर पूरे आप सोच लो न्यूज़ चैनल में 1 महीने तक यही बताते रहेंगे कि भारत ने क्या करा, वैक्सीन का प्रयोग करा, वो भी गलत निकला, है ना। मतलब क्या करते हैं, प्रयोग भी हम यहाँ पर नहीं कर सकते, है ना, इसलिए गुप्त में चलते हैं। तो ये अफ्रीका में चल रहा है। तो ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये याद रखना कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका ट्रेड नेम कौन सा है, मस्क्यूटोक्विन के नाम से ये मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये आपका जीके तो बढ़ाएगी, साथ साथ आपका है ना नॉलेज, जो जनरल नॉलेज होता है, जो बीमारियों के प्रति आपके रोकथाम हो, तो आप उन गरीब लोगों को पहुंचाओ जहां पर इनकी क्या होती है, इस मलेरिया रोग के बारे में उनको कम से कम जानकारी है, ताकि गांव वाले लोग समझे तो सही कि मलेरिया रोग किस तरह से होता है। अब इनको पता है कि मच्छर से होता है, तो उसको रोकथाम के लिए हमें क्या करेंगे, मच्छरदानी का यूज़ करो, या फिर आपको पता है अभी मार्केट में बहुत सारी जैसे क्वाइन मिलती है ना, ये बहुत सारी जो रहती है, इनका यूज़ भी आप कर सकते हो, है ना, ताकि मच्छर, पर सबसे अच्छा क्या रहता है, मच्छरदानी का यूज़ करो ताकि वातावरण को भी नहीं नुकसान हो। चलो इसमें हम क्या करते हैं, देखो कभी कभी मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए एक रहता है कि मच्छर जिस पानी में बैठते हैं उस पानी में हल्का सा तेल डाल दियो। क्यों, क्योंकि तेल डालने से क्या होता है, पानी के ऊपर क्या रहता है, पृष्ठीय तनाव रहता है, जहाँ पर मच्छर तैरते रहते हैं, वो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और मच्छर के जो अंडे या प्यूपा है वो डूब के क्या हो जाएगा, मर जाए। या फिर जैसे कुछ मच्छियाँ जैसे चना होती है, ट्राउट होती है, गेम्बूसिया है, इन मच्छियों को क्या कर दो, इन मछलियों को तालाब में छोड़ दो, ताकि क्या हो जाएगा, या फिर गंदे पानी के पास छोड़ दो, ताकि वो क्या करेंगे, मच्छर के जो अंडे रहते हैं या उनके लार्वा रहते हैं उन्हीं को खा जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, है ना। इन मच्छियों का नाम भी याद रखना।